क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते और कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सफल होते चले जाते हैं? क्या फर्क होता है उनके दिमाग में या उनके विश्वास में? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस ताकत की जो बाहर नहीं, आपके अंदर छुपी हुई है। डॉ. जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें बताती है कि आपकी जिंदगी जैसी है वो अचानक नहीं बनी, वो आपके अंदर चल रही सोच का नतीजा है। इस किताब में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं, कुछ ऐसे मानसिक सिद्धांत जो रोज हमारी जिंदगी को चला रहे हैं, चाहे हमें पता हो या नहीं। आप जो बात बार बार अपने मन में दोहराते हैं, आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और फिर वही सोच आपकी आदत बनती है। आदत आपका स्वभाव बनाती है और स्वभाव आपकी पूरी जिंदगी। इस वीडियो में हम उन्हीं नियमों को बहुत आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दोस्त आपसे बैठकर बात कर रहा हो। हम समझेंगे कि अवचेतन मन असल में काम कैसे करता है। ये आपकी सेहत, पैसा, रिश्ते और खुशी को चुपचाप कैसे कंट्रोल करता है। और सबसे जरूरी बात, आप इन नियमों को अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल जाए। डॉ. जोसेफ मर्फी इस अध्याय में सबसे पहले यही समझाना चाहते हैं कि हम जिंदगी में जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर पैसा आ जाए, अगर हालात बदल जाए, अगर लोग बदल जाए तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन लेखक कहते हैं कि जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, वो अंदर से बदलती है। आपके अंदर एक ऐसी जगह है जहां आपकी सारी ताकत छुपी हुई है। वही जगह है आपका अवचेतन मन। ये अवचेतन मन दिन रात काम करता है। आप सो रहे हों तब भी, आप जाग रहे हों तब भी, आप जो अपने बारे में मानते हैं, दुनिया को लेकर जो सोचते हैं, भविष्य को लेकर जो डर या उम्मीद रखते हैं, वो सब इसी अवचेतन में जमा होता रहता है। और फिर धीरे धीरे यही सोच आपकी आदत बनती है, आपका व्यवहार बनती है और आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी बन जाती है। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन सही गलत नहीं देखता। वो ये नहीं पूछता कि आपकी सोच आपके लिए अच्छी है या बुरी। वो बस ये देखता है कि आप किस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो अवचेतन उसे सच मान लेता है और उसी हिसाब से जिंदगी में हालात बनने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर ये भरोसा बैठा दें कि मेरे अंदर ताकत है, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो वही अवचेतन आपको सही फैसले लेने, सही मौके पहचानने और सही दिशा में बढ़ने में मदद करता है। यही वजह है कि कई लोग एक ही हालात में रहते हुए भी अलग अलग नतीजे पाते हैं, क्योंकि हालात एक जैसे होते हैं लेकिन अवचेतन में भरी सोच अलग होती है। डॉ. जोसेफ मर्फी इस अध्याय के जरिए हमें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप कमजोर नहीं हैं, आप खाली नहीं हैं, आपके अंदर पहले से ही बहुत कुछ मौजूद है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप उस खजाने को पहचानें और अपने अवचेतन मन को सही दिशा देना सीखें। जब आप अंदर से बदलते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। और यही इस अध्याय की असली सीख है। खजाना बाहर नहीं, आपके अंदर है। दूसरे नियम में लेखक यह कहना चाहता है कि आपका मन दो हिस्सों में काम करता है और अगर आप इस बात को नहीं समझते तो आप अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि एक हिस्सा वो है जिससे आप अभी ये बातें सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, और दूसरा हिस्सा वो है जो चुपचाप उन फैसलों को
आपकी जिंदगी में उतार देता है। समस्या तब पैदा होती है जब दोनों की दिशा अलग अलग हो जाती है। आप ऊपर से कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन अंदर से पुरानी आदतें, पुराने डर वैसे ही बैठे रहते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि दूसरे नियम का मतलब यही है, जब तक आपका अंदरूनी मन आपके साथ नहीं है, तब तक बाहरी कोशिशें पूरी ताकत से काम नहीं करतीं। अवचेतन मन तर्क नहीं करता। वो ये नहीं पूछता कि आप सही सोच रहे हैं या गलत। वो बस वही करता है जो आपने उसे बार बार सिखाया है। अगर सालों से आपने डर, कमी और असफलता की सोच अपने अंदर भरी है, तो अवचेतन वही दोहराएगा। लेखक यहां ये भी समझाते हैं कि अवचेतन मन को बदलने के लिए जबरदस्ती नहीं चाहिए, समझदारी चाहिए। जब आप शांत मन से, धैर्य के साथ नए विचारों को अपनाते हैं, तो अवचेतन धीरे धीरे उन्हें अपना लेता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अपने मन से लड़िए मत, उसे समझिए। जब चेतन और अवचेतन एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तो जिंदगी में अचानक चीजें आसान लगने लगती है। यही दूसरे नियम की असली बात है। अपने मन को अपना साथी बनाइए, दुश्मन नहीं। तीसरे नियम में लेखक यह कहना चाहता है कि आपका अवचेतन मन वो सब कुछ कर सकता है जिस पर आप पूरी भावना के साथ विश्वास करते हैं। यहां लेखक चमत्कार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो किसी जादू की बात नहीं कर रहे। वो एक प्राकृतिक मानसिक प्रक्रिया समझा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि जब कोई विचार सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में उतर जाता है, तो अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने में लग जाता है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। वो कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन अंदर से डरे रहते हैं। ऊपर से सोचते हैं, काश ऐसा हो जाए, लेकिन अंदर से मानते हैं, शायद मेरे साथ नहीं होगा। अवचेतन मन काश और शायद को नहीं समझता। वो सिर्फ उसी बात पर काम करता है जिसे आप सच मान चुके होते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि भावना यहां बहुत जरूरी है। अगर आप किसी बात को सिर्फ शब्दों में दोहराते हैं, लेकिन उसके साथ कोई भावना नहीं है, तो अवचेतन उसे हल्के में लेता है। लेकिन जब आप शांत मन से, पूरे भरोसे के साथ किसी बात को महसूस करते हैं, तो अवचेतन उसे आदेश मान लेता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि प्रार्थना का असली मतलब मांगना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है पहले से मान लेना कि जो आप चाहते हैं वो मिल चुका है। जब आप उस भावना में चले जाते हैं कि सब ठीक है, तो अवचेतन उसी स्थिति को आपकी जिंदगी में लाने लगता है। यही तीसरे नियम की गहराई है। अवचेतन मन आपकी भावना को सुनता है, आपके शब्दों को नहीं। और जब भावना और विश्वास एक साथ हो जाते हैं, तो बदलाव शुरू हो जाता है। चौथे नियम में लेखक यह कहना चाहता है कि आपका शरीर और आपका मन अलग अलग नहीं है। जो कुछ भी आप लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं, उसका असर धीरे धीरे आपके शरीर पर दिखने लगता है। लेखक बताते हैं कि कई बीमारियां सिर्फ शरीर की नहीं होतीं, वो अंदर चल रहे डर, तनाव और नकारात्मक सोच का नतीजा होती है। जब कोई इंसान लंबे समय तक डर में जीता है, या गुस्सा, दुख और चिंता अपने अंदर दबाकर रखता है, तो शरीर किसी न किसी रूप में उसका संकेत देने लगता है। लेखक यहां ये भी समझाते हैं कि अवचेतन मन शरीर के हर सेल को कंट्रोल करता है। अगर अवचेतन को बार बार ये संदेश मिलता है कि मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो शरीर उसी हालत में बना रहता है। लेकिन जब कोई इंसान शांत मन से ये भावना अपनाता है कि मेरा शरीर ठीक हो रहा है, तो अवचेतन हीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर देता है। लेखक साफ कहते हैं,
यह इलाज का विरोध नहीं है। यह इलाज को अंदर से ताकत देना है। जब मन सकारात्मक होता है तो दवाइयाँ भी ज्यादा असर दिखाती है। इस नियम की सबसे बड़ी सीख यही है, अपने शरीर से डरिए मत, अपने मन को ठीक कीजिए। जब अवचेतन मन को शांति और विश्वास मिलता है तो शरीर अपने आप संतुलन में आने लगता है। यही चौथे नियम की असली बात है। हीलिंग बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। पांचवें नियम में लेखक यह कहना चाहता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा एक मानसिक स्थिति से आता है। अधिकतर लोग बाहर से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से गरीबी की सोच लेकर चलते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आपके अंदर ये विश्वास बैठा है कि पैसा गंदा है या पैसा सिर्फ गलत तरीकों से आता है, तो आपका अवचेतन पैसे को आपसे दूर ही रखेगा, क्योंकि अवचेतन मन उसी चीज को आपके जीवन में लाता है जिसे आप सही मानते हैं। जब कोई इंसान पैसे को बुरा समझता है तो वो अनजाने में ऐसे फैसले करता है जो उसे पीछे खींच लेते हैं। लेखक यहाँ ये भी बताते हैं कि अवचेतन मन पैसे और अवसर में फर्क नहीं करता, वो बस आपकी सोच को हकीकत में बदलता है। अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मेरे लिए पैसे की कमी है, तो अवचेतन कमी की परिस्थितियां बनाता रहता है। लेकिन अगर आप शांत मन से ये भावना अपनाते हैं कि मेरे जीवन में पर्याप्त है, तो अवचेतन अवसर पहचानने लगता है। लेखक कहते हैं कि पैसा पाने के लिए किसी को धोखा देना जरूरी नहीं, जरूरी है अपनी सोच को साफ करना। जब आप अंदर से समृद्धि को स्वीकार करते हैं तो बाहर की दुनिया उसका जवाब देने लगती है। यही पांचवें नियम की असली सीख है। पैसा बाहर नहीं भाग रहा, उसे आपने अंदर रोक रखा है। छठे नियम में लेखक यह कहना चाहता है कि समृद्ध होना कोई अपराध नहीं है और ना ही यह किसी खास इंसान का हक है। अक्सर लोगों के मन में पैसे को लेकर अपराधबोध बैठा होता है। उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा होना किसी और का हक छीनना है। लेखक कहते हैं कि यह सोच ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जब तक आप अंदर से ये नहीं मानते कि आप बेहतर जीवन के हकदार हैं, तब तक आपका अवचेतन आपको उससे दूर ही रखेगा। अवचेतन मन वही देता है जो आप अपने लिए स्वीकार करते हैं। अगर आप अंदर से सोचते हैं मेरे लिए इतना काफी है, तो अवचेतन उससे आगे जाने ही नहीं देता। लेखक यहाँ ये समझाते हैं कि धन का सही मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। धन का मतलब है शांति, स्वतंत्रता और अपने परिवार के लिए बेहतर फैसले लेने की ताकत। जब आप अपराधबोध और डर छोड़कर समृद्धि को स्वीकार करते हैं, तो अवचेतन आपको सही रास्ते, सही लोगों और सही अवसरों से मिलवाता है। लेखक साफ कहते हैं, आप गरीब रहकर किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन सक्षम होकर आप कई जिंदगियां बदल सकते हैं। यही छठे नियम की असली बात है। आपका बेहतर जीवन जीना पूरी तरह सही है। सातवें नियम में लेखक यह कहना चाहता है कि खुशी कोई हालात का नतीजा नहीं है, खुशी एक आदत है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप खुश रहने की आदत बाद के लिए टालते रहेंगे तो वो दिन कभी नहीं आएगा। अवचेतन मन आपकी रोज की भावना को आपकी स्थायी स्थिति बना लेता है। अगर आप रोज चिंता, शिकायत और गुस्से में रहते हैं, तो अवचेतन उसे आपकी सामान्य जिंदगी मान लेता है। और अगर आप जानबूझकर शांति और संतोष की भावना अपनाते हैं, तो अवचेतन उसे आपकी नई आदत बना देता है। लेखक बताते हैं कि खुशी का मतलब ये नहीं कि समस्या नहीं है, खुशी का मतलब है समस्याओं के बीच भी मन को संतुलित रखना।
जब आप रोज छोटी छोटी चीजों के लिए आभार महसूस करते हैं तो अवचेतन उस भावना को बढ़ाता है। धीरे धीरे आपका नजरिया बदलता है और वही बदला हुआ नजरिया आपकी जिंदगी को हल्का और बेहतर बना देता है। यही 7वें नियम की सबसे बड़ी सीख है। खुशी बाहर नहीं मिलती, उसे अंदर बनाना पड़ता है। 8वें नियम में लेखक यह कहना चाहता है कि आपके रिश्ते वैसे नहीं होते जैसे आप चाहते हैं, बल्कि वैसे होते हैं जैसा आप अंदर से मानते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन लेखक कहते हैं कि पहले ये देखिए आप अपने बारे में क्या मानते हैं। अगर आप अंदर से खुद को कमतर समझते हैं तो अवचेतन ऐसे हालात बना देता है जहां आपको वही महसूस होता है। अवचेतन मन दूसरों को बदलने पर काम नहीं करता, वो आपको बदलने पर काम करता है। जब आप अंदर से सम्मान और प्यार की भावना रखते हैं तो वही भावना आपके व्यवहार में दिखती है और आपका व्यवहार दूसरों के व्यवहार को चुपचाप प्रभावित करता है। लेखक बताते हैं कि रिश्तों में सबसे ज्यादा नुकसान उम्मीदों और शिकायतों से होता है। जब आप किसी से डर या गुस्से के साथ मिलते हैं तो अवचेतन उस रिश्ते को भी उसी तनाव में रखता है। लेकिन जब आप शांत मन से सकारात्मक अपेक्षा रखते हैं तो रिश्ते धीरे धीरे नरम होने लगते हैं। यही 8वें नियम की असली बात है। रिश्ते सुधारने का रास्ता दूसरों से होकर नहीं, अपने अंदर से होकर जाता है। 9वें नियम में लेखक यह कहना चाहता है कि जब तक आप माफ नहीं करते तब तक आप खुद आजाद नहीं होते। अधिकतर लोग सोचते हैं कि माफ करना मतलब सामने वाले को सही साबित करना है, लेकिन लेखक कहते हैं कि माफी सामने वाले के लिए नहीं, आपके अपने मन के लिए होती है। जब आप किसी पुराने दर्द, धोखे या गुस्से को अपने अंदर पकड़े रहते हैं तो अवचेतन मन उसी भावना को बार बार जिंदा रखता है और फिर वही भावना आपकी शांति, आपकी सेहत और आपके फैसलों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भावनाओं को एक जैसा मानता है। वो सिर्फ ये देखता है कि आप किस भावना को पकड़कर बैठे हैं। जब आप माफ करने का फैसला लेते हैं तो आप ये नहीं कहते कि जो हुआ वो सही था, आप बस ये कहते हैं कि अब मैं उस बोझ के साथ आगे नहीं चलना चाहता। जैसे ही आप शांति की भावना चुनते हैं, अवचेतन पुरानी गांठों को धीरे धीरे खोलना शुरू कर देता है। यही 9वें नियम की सबसे गहरी सीख है। माफी कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा रुककर अपने आप से एक सवाल पूछिए, अब तक आपकी जिंदगी जैसी भी रही है, क्या वो सिर्फ हालात की वजह से थी या फिर उन विचारों की वजह से जो सालों से आपके अंदर चलते आ रहे हैं? डॉ. जोसेफ मर्फी की ये किताब हमें यही एहसास दिलाती है कि हम उतने कमजोर नहीं हैं जितना हमने खुद को मान लिया है। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हर पल काम कर रही है। आपका अवचेतन मन वही शक्ति आपकी आदतें बनाती है, आपके फैसले चलाती है और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी गर देती है। अगर अब तक नकारात्मक सोच आपकी जिंदगी चला रही थी तो आज से आप इसे बदल सकते हैं। आपको सब कुछ एक दिन में नहीं बदलना है, बस इतना करना है कि आज से अपने मन से सही बात करना शुरू करें। डर की जगह भरोसा, कमी की जगह संभावना और शिकायत की जगह आभार। क्योंकि जिस दिन आपने अपने अवचेतन को सही दिशा दे दी, उस दिन से जिंदगी भी आपकी बात सुनने लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अंदर तक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने किसी अपने के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।